एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारे साथ हैं प्रिया मैम, जिन्होंने रिसेंटली DSSB PGT इंग्लिश एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो आज हम जानेंगे प्रिया मैम से कि कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, उन्हें कितना टाइम लगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, कैसा होता है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ DSSB PGT इंग्लिश एंड ऑल। तो सबसे पहले मैम आप हमें बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, बट मेरी UG एंड PG मैंने राजस्थान से करी है। मैंने अपनी तैयारी भी दिल्ली में रह कर के ही करी है। तो अब हमें प्लीज़ थोड़ा रिक्रूटमेंट के बारे में बताइए कि कब ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया। DSSB PGT ने इस वैकेंसी की एडवर्टीज़मेंट 2020 में रिलीज़ करी थी जनवरी में। तो जैसे ही ये वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ हुई, मैंने तुरंत इसके लिए अप्लाई कर दिया था। ओके मैम, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम कब हुआ? एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि 2020 में एज़ वी ऑल नो कोविड हो गया था। तो इस चक्कर से बहुत डिले हो गया, हर काम में डिले हो गया। तो एग्ज़ाम होते होते इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा PGT का 30 जून 2021 में हुआ था। ओके, तो हम देख सकते हैं कि कोविड की वजह से मैम को काफ़ी टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, सो मैम रिटन एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट को डिक्लेयर होने में कितना टाइम लगा? रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में DSSB ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। जैसे ही एग्ज़ाम जून में हुआ था, तो रिज़ल्ट उन्होंने 1 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया था। तो हम देख सकते हैं जून में एग्ज़ाम हुआ और उसके 2 महीने बाद ही रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो गया। ओके, सो मैम अब आप बताइए कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, इंटरव्यू, क्या प्रोसीजर है? इसमें बेसिकली पहली चीज़ इंटरव्यू का प्रोविज़न नहीं है ये। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरीके से है कि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, जो कि एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। पेपर 1 में 5 सेक्शंस होते हैं, जो जनरली हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में होते ही हैं। तो 5 सेक्शंस जो थे वो थे जनरल अवेयरनेस के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, रीजनिंग के, इंग्लिश, हिंदी, इनके ये 5 सेक्शंस थे। और फिर सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट पेपर होता है। ओके मैम, तो इसमें सब्जेक्टिव कट ऑफ होती है या ओवरऑल कट ऑफ होती है? ओवरऑल कट ऑफ होती है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये भी होता है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 एक क्वालिफाइंग मार्क्स भी इनमें होते हैं, जो कि कैटेगरी वाइज इन्होंने बताए हुए होते हैं कि इतना इतना जनरल में, OBC में, ST SC में एक चाहिए होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते ही हैं। ओके मैम, तो ये एग्ज़ाम टोटल कितने मार्क्स का होता है? टोटल ये 300 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है और 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पेपर होता है। ओके मैम, क्या मैं जान सकती हूँ कट ऑफ कितनी रही? कट ऑफ गई थी 183 मार्क्स। ओके, सो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सो आपके मार्क्स होने चाहिए 183 प्लस, तभी आपका मेरिट में कहीं नंबर आएगा। ओके, सो और ये टोटल एग्ज़ाम होता है 300 मार्क्स का विद 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि अलग अलग स्लॉट में नहीं होते, कंबाइंड होते हैं एक साथ। ओके, ऑल राइट। अब हम मैम से जानना चाहेंगे पेपर 1 जो 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 जो सब्जेक्ट कंसर्न था विच इज़ ऑफ 200 मार्क्स। तो हम इसमें देख सकते हैं कि पेपर 1 की वेटेज भी काफ़ी है। ओके, पेपर 1 में भी अगर हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो हमारी ओवरऑल कट ऑफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। पेपर 2 की तैयारी करते करते अक्सर हम पेपर 1 की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, और ये पेपर 1 PRT, TGT एंड PGT तीनों का होता है, जिसमें लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। इसमें शॉर्ट सेक्शन पेपर होते हैं। इसमें सेक्शंस होते हैं इंग्लिश, हिंदी, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथमेटिक्स भी कहते हैं, एंड मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके सॉरी, एंड रीजनिंग। ओके, तो अब हम स्पेसिफिक मैम से जानेंगे कि इन सेक्शंस की अच्छे से तैयारी कैसे की जाए। पेपर 1 के लिए आप एक कंबाइंड बुक खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और PRTs, अगर मैं बात करूं PRTs के लिए, तो उनके लिए बेटर रहता है कि वो जो स्कूल की बुक्स होती हैं 8th या 9th की, वो वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। TGTs के लिए भी सेम ही रहता है।
कि वो वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, स्पेशली जब आप हिंदी के जो सेक्शन होता है उसके लिए। वहाँ पे ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहाँ पे स्कूल की बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। नहीं तो फिर अगर आप जो एक कंबाइंड बुक आती है, जैसे मैंने आर गुप्ता फॉलो करी थी फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, वहाँ पे पूरे 5 सेक्शंस थे, उसमें थ्योरी भी होती है, आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो फिर आप क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मैं मेरे बारे में बताऊँ तो हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी। मेरे पापा जो हैं वो हिंदी के पीजीटी हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि आप मेरी मदद करिए। तो मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को इस पेपर में स्कोर कैसे करना है। मेरे को अगर मैथ्स पढ़नी है तो 20 में से मुझे कितने मार्क्स चाहिए कि मैं मेरा स्कोर अच्छा बन जाए। तो उसके लिए मैंने एक कुछ पीडीएफ्स डाउनलोड किए थे जिसमें सारे जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के वो आते हैं। तो उसमें मैंने सेलेक्ट कर लिए कि मुझे ये तैयार करने हैं और जो बाकी है उनकी तरफ देखना भी नहीं है। और तो जैसे जो छोटे टॉपिक्स होते हैं मैंने उनको तैयार किया, तो स्कोरिंग भी हो गए और मेरे लिए इजी भी हो गया। तो वहाँ पे मैंने ये ट्रिक अपनाई थी। और जो हिंदी है वो मेरे को मेरे पापा ने पढ़ाई थी, तो उसमें भी मैंने कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने सेलेक्ट कर लिए थे। जैसे जो भी होते हैं विपरीतार्थक शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, या विलोम, ये सब तो हम खुद से कर लेते हैं। लेकिन जो समास हो गए या अलंकार, ये सब मुझे नहीं आते थे और मेरे को डीप में आते भी नहीं थे। तो मेरे पापा ने डेली मुझे एक टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने उनके एग्जाम्पल्स देख लिए और कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो ऐसे मेरी हिंदी तैयार हो गई। जीके के लिए आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, कुछ भी ऑनलाइन आप कोई भी अगर मैगजीन है तो वो फॉलो कर सकते हो। बेसिक ये होता है कि आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए। करंट अफेयर से आप जुड़े रहो, बट जीके आप अच्छी रखो, जो बेसिक जो जीके होती है वो अच्छी रखो। बाकी रीजनिंग भी आप ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप कंबाइंड बुक खरीदिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ऑल राइट। सो मैम एक और बात बताइए, क्या ये आपका बिगनिंग से ही फाइनलाइज था कि आपको पीजीटी इंग्लिश बनना है, या कोई और एग्ज़ाम्स भी थे जो आप ज्वाइन करना चाहते थे या आपने उनके एग्ज़ाम्स दिए हों? पीजीटी देने से पहले मैंने एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैंने उसकी फ़िज़िकल की तैयारी करनी शुरू करी, बट अनलकीली अनफॉर्चुनेटली मेरे को नी में इंजरी हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने वो तैयारी वहीं पे छोड़ दी। और फिर मैंने बैक ऑफ द माइंड मेरा पीजीटी का हमेशा से ही था कि हाँ मुझे पीजीटी क्लियर करना ही करना है। तो ये इंस्पिरेशन आपको आपके डैड से, घर से मिला या कहीं और से? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि हाँ नहीं ये एग्ज़ाम तो क्लियर करना है, ये एक सीट तो तेरी ही है, करना ही करना है। तो इस एग्ज़ाम की आपने स्पेसिफिकली बताइए कैसे तैयारी की? देखिए, तैयारी करने का मुझे लगता है कि सारे बच्चे अपने अपने लेवल पे तैयारी करते हैं, अपने अपने सोर्सेज को यूज़ करके तैयारी करते हैं। तो जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स मेरी इंग्लिश लिटरेचर में ही थी, तो मैंने 5 साल लिटरेचर पढ़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में ही इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे बेसिक्स अच्छे थे लिटरेचर को लेकर के, तो जैसे मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे पास सोर्सेज, मेरे पास बुक्स अवेलेबल थी, सब कुछ अवेलेबल था। और फिर मुझे अगर थोड़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए होती थी तो मैं ऑनलाइन सर्च कर लिया करती थी सोर्सेज को। ऑल राइट। तो जैसे कि मैम ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन सोर्सेज ने काफ़ी हेल्प किया प्रिपरेशन के लिए, और ऑलरेडी उनके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे बिकॉज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर। ऑल राइट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू नो कि पीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके 10th से मास्टर्स तक आप फर्स्ट डिवीज़न हो अगर, तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। बीएड आपको तब करनी होगी जब आप सर्विस ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आपको 2 साल का टाइम मिलेगा, तब आप उसकी बीएड में एडमिशन ले सकते हो और उसको कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपके पास मास्टर्स तक, 10 से लेके मास्टर्स तक कहीं पर भी अगर आप सेकंड डिवीज़न हो तो देन बीएड इज़ मैंडेटरी। ओके, सो मैम आपने बताया कि अगर हमारे 10 टू मास्टर्स तक 60% अबव परसेंटेज है तो हमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉइनिंग के बाद 2 साल का टाइम मिलता है जिसमें हम बीएड कर सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ पीजीटी इंग्लिश के लिए ये रियायत है या बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी? नहीं, ये सारे पीजीटीज़ के लिए होता है। ओके, एक और चीज़ मैम आपने बताई कि आपको ऑनलाइन सोर्सेज ने काफ़ी हेल्प किया। सो स्पेसिफिकली क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स एंड ऑनलाइन जिनसे आपको बहुत हेल्प मिली हो?
हाँ, जैसे यूट्यूब चैनल्स पे मैं एक कल्याणी मैम हैं, उनकी मैं बहुत स्टोरीज़ वगैरह बहुत हेल्प करी उनके चैनल ने। और बायजूस का एक चैनल है यूट्यूब पे, उसने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी मेरी। ऑनलाइन सोर्सेज मैंने इतने ही रखे, बाकी मैं गूगल सर्च कर लिया करती थी। मुझे अगर कोई भी स्टोरी पढ़नी है या कोई समरी जाननी है या कोई पर्टिकुलर राइटर के बारे में जानना है तो मैं गूगल सर्च कर लिया करती थी। ऑल राइट मैम, क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी इसके लिए, या फिर आपने प्रीवियस ईयर्स पूरे सॉल्व किए हो, या मॉक एग्ज़ाम, या कोई स्पेसिफिक बुक हो जिस पे आपने बहुत ध्यान दिया हो, तो प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। पहले मैं बुक्स की बात करूं तो मैं बुक लिस्ट मैं बताती हूं कि मैंने मेरे पास 2017 का एडिशन अरिहंत का था मेरे पास। तो मैंने नई बुक्स कोई भी नहीं खरीदी, क्योंकि लिटरेचर में ज़्यादातर वही सब सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो मेरे पास जो अरिहंत की बुक थी मैंने वो पढ़ी, और एक MCQ के लिए मैंने इवान के मसीह पढ़ी थी, और राउटलेज पढ़ी थी। पीके नायर जो बेसिक्स, जिनके अगर जो बिगनर्स हैं उनके लिए पीके नायर बहुत अच्छी बुक है, वो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये ओवरऑल किताबें ये पढ़ी थी। अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, और मुझे मॉक टेस्ट के लिए भी मेरे को कईयों ने बोला था कि तुम मॉक टेस्ट ज़रूर देना, लेकिन मुझे मॉक टेस्ट का मैं एंड में आते आते मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पाई थी। तो वो शायद से मेरी एक वीकनेस थी, और मैं ये व्यूवर्स को बोलना चाहूँगी जो भी PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप प्लीज़ मॉक टेस्ट दिन में एक टेस्ट ज़रूर दें, वो आपके स्कोर को बहुत 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 अच्छा बढ़ा सकती है। ये मेरी एक गलती थी, आप मत करिएगा। एंड वन मोर थिंग, मैम को कोविड की वजह से काफ़ी टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में एस्पिरेंट्स आपको भी उतना ही टाइम मिले। तो मैम यूजुअली नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम तक का यूजुअली कितना टाइम रहता है? यूजुअली मुझे ये लगता है कि 4 से 5 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है, तो अगर जनवरी में एडवर्टाइजमेंट आया था तो ये जुलाई में कंडक्ट हो जाता है 2020 में, बट ऐसा नहीं हुआ तो ये 2021 में जून में कंडक्ट हुआ। तो 4 से 5 महीने मान के चलिए। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ दिन तक तो वो तैयारी उसी जुनून से कंटिन्यू रहती है, पर कुछ दिनों के बाद हमें बड़ी बोरियत होने लग जाती है, और जो जुनून पहले था वो धीरे धीरे बहुत ही कम होने लग जाता है। और आपने तो स्पेशली कोविड पीरियड में, जहाँ कुछ श्योरिटी नहीं हो पा रही थी कि कब लॉकडाउन ओपन होगा, कब एग्ज़ाम जो हैं कंडक्ट होंगे, सो वो किस चीज़ ने आपको मोटिवेटेड रखा कि आप प्रिपरेशन करते रहे? मेरा शुरू से ही ये था कि मुझे अपनी जल्दी से जल्दी ही मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो ये मेरे माइंड में हमेशा से ही था, शुरुआत से। और जब कोविड आया तो हाँ, बहुत ज़्यादा एक बहुत लंबा ब्रेक लग गया था हर चीज़ के अंदर। तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें भी हुई, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन मन में एकदम ये हो गया था कि नहीं, अब नहीं रुकना बस। तो जैसे ही वो दिन, जिस दिन मैंने ये सोच लिया था, उस दिन मैंने किताब उठा ली थी, और जनवरी 1 तारीख से 2021, और जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब तक मैंने किताब नहीं छोड़ी थी। जबकि बीच में मई में भी कोविड केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि DSSB ने टाइम टेबल पूरा चेंज कर दिया था, और ये भी बोल दिया था कि एग्ज़ाम हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब दोबारा कब होंगे। तो उस दौरान हो सकता है कि भाई मैं अगर ये भी सोच सकती थी कि चलो अब देखते हैं अब कब होगा, 4 महीने मेहनत करके फिर छोड़ देती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे मन में था कि नहीं, ये 4 महीने की मेहनत जो करी है ना, वो आगे आकर के मैं और वेस्ट नहीं करूँगी, चाहे अब कितना भी ब्रेक लगे। अब बस किताब पकड़ी है तो अब छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। तो बस ये मन में था, तो यही मेरे को एक अकेला मोटिवेट करता रहता था। तो हमने देखा कि मैम का पॉजिटिव अप्रोच और डेडिकेशन है जिसने उन्हें मोटिवेट किया हर दिन अपनी तैयारी को उसी जुनून से कंटिन्यू रखने के लिए जिस जुनून से उन्होंने तैयारी करनी शुरू की थी। मैम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पर डे क्या स्ट्रैटेजी रहती थी प्रिपरेशन की? क्या आपने टाइम टेबल बना रखा था, या पर डे के आपके जो है टारगेट्स फिक्स थे कि आज मुझे कैसा भी टाइम हो, चाहे मैं दिन में पढूं या सुबह पढूं, मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं?
जनवरी में मेरे साथ ये था कि मैं घर पे ही पढ़ रही थी, लेकिन जनवरी के एंड में आते आते मुझे लगा कि शायद मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ या मैं इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो देन आई डिसाइडेड टू जॉइन द लाइब्रेरी। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तो मेरा ये रहता था कि मैं सुबह 9 बजे तो लाइब्रेरी पहुँच जाती थी और रात को 8 बजे ही लाइब्रेरी से आती थी। तो उस दौरान जो वो मैं 11 घंटे लाइब्रेरी में निकालती थी, उस दौरान मैं बस 2 या 3 ब्रेक लेती थी, 15 मिनट के या ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मिनट के ब्रेक्स ले लिया करती थी, जिसमें मैं या तो पावर नैप ले लेती थी या फिर मैं थोड़ा सा घूम लेती थी चल के। तो बस इतना ही ये होता था, बाकी मेरा यही रहता था। और जब केसेस कोविड के बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे मई में, तो मेरे को लाइब्रेरी छोड़नी भी पड़ी थी। फिर घर पे रहने के बाद थोड़ा सा चलो बताओ, कोविड केस बढ़ गए। मई में कोविड केसेस बढ़ गए थे, तो उस दौरान मुझे लाइब्रेरी छोड़नी पड़ी थी। और फिर घर पे रहने के बाद तो ये था कि वो 11 घंटे मेरे 14 घंटे 15 घंटे में भी बदल गए थे मेरे। ओके तो हमने देखा कि मैम ने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला, वो था लाइब्रेरी ज्वाइन करना। जैसे भी आपको लगता है कि आप उस रूटीन को उसी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, देन देयर इज़ वन अदर सोल्यूशन विच इज़ लाइब्रेरी, जहां आपके जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स पूरे डेडिकेशन से लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें देख देख के और आपको मोटिवेशन और जुनून मिलता है कि आपको भी उन्हीं की तरह और अच्छे से स्टडी करना है और डेडिकेशन से प्रिपरेशन करनी है। ऑल राइट, अब हम एंड में मैम से जानना चाहेंगे कि क्या एडवाइस वो देना चाहेंगी हमारे सारे एस्पिरेंट्स को। मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने कुछ भी ठान लिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो कौन से लेवल की जॉब है या वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या कोई भी आपका एक पैशन है, कुछ भी है, तो उसके पीछे लग जाइए और रुकिए मत। चाहे आपका एनवायरनमेंट, चाहे आपके लोग आसपास के, चाहे कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, रुकिए मत, उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कीजिए और बस बढ़ते जाइए अपने टारगेट की तरफ। ये मेरा एक सभी एस्पिरेंट्स को। ओके तो जैसा मैम ने हम सभी को कहा कि पॉजिटिव रहना है, डेडिकेटेड रहना है, ऑब्स्टेकल्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सभी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है और आपको डट कर अपने काम को करते जाना है। दैट इज़ प्रिपरेशन। तो आपको प्रिपरेशन एग्ज़ाम की अच्छे से करते रहनी है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। सो आप इसी तरीके से अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए नए इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे सो दैट यू गेट टू नो हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे वंस अगेन। ओके बाय।